गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और अपनी तैयारी जीता और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आइए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ओरिएंटेड हमारे टेस्ट 14 के प्रश्नों पर परिचर्चा करने के लिए। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके बीच क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लोग एक छोटा सा सूत्र जानते हैं, बैक ईएमएफ बराबर होता है पी फाई एन जेड बाय आपका 60A होता है। ठीक है, यहां से अगर आप एन का मान कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है EB इंटू 60A बाय पी फाई जेड। आप यहां से देख रहे हैं मेरी EB आपकी समानुपाती होती है और मेरा फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि पैरेलल पाथ भी फिक्स है, पोल भी फिक्स है और जेड भी क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है ऑन बिहाफ ऑफ दैट, जिसके मान के परिवर्तन से परिवर्तन होगा, उसे हम लोग यहां पर क्या करेंगे साहब जी, सेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स, यानी आपकी स्पीड समानुपाती किसके है साथियों, मेरे फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, और समानुपाती मेरी स्पीड है किसके, आपके बैक ईएमएफ ईबी की। किसके समानुपाती हैं, बैक ईएमएफ ईबी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है, अगर मेरी फ्लक्स का मान कम हो जाए, क्या इससे स्पष्ट होता है, अगर मेरी फ्लक्स का मान कम हो जाए तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना लोड की स्थिति में इसका जो फ्लक्स होता है नेचुरली वह जीरो होता है, और उस कंडीशन में इसकी स्पीड लगभग अनंत मैक्सिमम पहुंच जाती है। कितनी होती है, अनंत हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उस स्पीड को संभाल पाना हमारे बस की बात नहीं होती है। राइट, इसीलिए हम लोग कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड के ऑपरेट नहीं करते। एक समान वोल्टेज के 20 वाट और 40 वाट के बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात, मेरा पहला पावर है 20 वाट, दूसरा पावर है मेरा साथियों 40 वाट। अब इस दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो तो आप P बराबर जानते हैं V²/R होता है। यहां से स्पष्ट है कि P व्युत्क्रमानुपाती R के होती है। अब उस आधार पर हम P1/P2 करें, नेचुरली R2/R1 हो जाएगा। तो हम यहां पर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, बोथ रेटेड टू द सेम वोल्टेज, दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम है। जब दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है तो अभी यहां क्या करिएगा, अब यहां पर आप अगर R1/R2 करिएगा तो मेरा मान क्या हो जाएगा, P2/P1 हो जाएगा। P2 के बदले में 40, P1 के बदले में 20, बराबर आपका क्या हो गया, 2/1। क्या हो गया, 2/1, यानी 2:1 हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये मामला है सर, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका सवाल है, बुध बैच शो नहीं कर रहा है। तो वो क्यों शो नहीं कर रहा है, इसका कारण मुझे मालूम नहीं है। उसकी वैलिडिटी अभी समाप्त नहीं हुई होगी, उसकी वैलिडिटी अभी निश्चित रूप से होगी। इसीलिए आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करिए, क्या प्रॉब्लम है वो वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर आपकी मदद कर दी जाएगी। ठीक है, क्या कर दी जाएगी, फिर आपकी मदद कर दी जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, छात्रों के इंटरप्शन से भी बैचेज बैरिकेड हो जाती हैं। अगर आप कई सारे मोबाइल में उसको यूज करने का प्रयास करते हैं तो फिर परेशानी आ जाती है। तो अब कैसी सिचुएशन हुई है, क्या हुआ है, वो जब जांच किया जाएगा आपके नंबर के आधार पर, तब वहां से पता चलेगा, फिर उस प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे
एप्लीकेशन का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप संपर्क करेंगे या उस पर मैसेज भी करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जरूर हमारी टीम आपकी मदद करेगी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा कितना है। मेरे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पे -19 है। हालांकि ये ऋणात्मक होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बट जब मैग्नीट्यूड लेना हो तो हम इसी को लेके चलते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, और मेरी करंट का मान कितना दिया है, 1.6 एम्पियर दिया है। ठीक है, आपसे कह रहा है टाइम भी दे दिया है 1 सेकेंड। कितना दे दिया है, 1 सेकेंड दे दिया है। तो हमारे संख्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी। हम जानते हैं Q बराबर N इंटू ई होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम आई टी बराबर N इंटू ई लिख सकते हैं। यहाँ से N बराबर आई टी बटे ई हो जाएगा। I का मान मेरा 1.6 गुना 10 के पावर I का मान सिर्फ 1.6 है और टाइम मेरा कितना है, 1 है। अब बटा इलेक्ट्रॉन है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर -19। 1.6 कट गया, टोटल क्या मिला, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया साथियों, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही उत्तर हो गया, बी हो गया। 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे और तब जाकर के हमारी 1.6 एम्पियर की करंट क्या करेगी, सर्कुलेट कर पाएगी, पास कर पाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 3 फेज डेल्टा सिस्टम में लाइन वोल्टेज क्या होती है। दोस्तों याद रखना, डेल्टा हमेशा क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से 3 फेज 4 वायर का सिस्टम क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर का सिस्टम हम लोग डेवलप कर पाते हैं, जो कि ध्रुव सत्य है। अब इसमें जो हमारी लाइन वोल्टेज होती हैं वह फेज वोल्टेज के बराबर होती हैं और मेरी लाइन करंट जो होती हैं √3 इंटू फेज करंट के बराबर होती है। क्या होती हैं, √3 इंटू फेज करंट के बराबर होती हैं। यहाँ से IPH का मान क्या होता है, IL बटे √3 होता है। क्या होता है, यहाँ से IPH का मान होता है IL बटे √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख दें, मेरी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होती हैं, समान होती हैं। ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना पूछने की है। अगर वहीं पर हम लोग डेल्टा की बात कर लें, सपोज कर लीजिए, तो हम लोग अगर यहीं पर डेल्टा के बारे में तो देख लिया अभी, अगर यहीं हम स्टार की बात कर लें RYB इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी लूप क्या होती है, ओपन होती है। क्या होती है, मेरी लूप ओपन होती है और न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ से एक न्यूट्रल की तार हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और फिर इसके माध्यम से 3 फेज 4 वायर प्रणाली का भी विकास कर सकते हैं, जिससे हम 3 फेज को भी सप्लाई दे सकते हैं और हम क्या करते हैं, तो सिंगल फेज में भी सप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज होती है। यहाँ मेरी फेज वोल्टेज आपका VL बटा √3 हो जाता है, लेकिन IL और IPH में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसीलिए हम सही उत्तर कौन सा ले लिए, ऑप्शन नंबर ए ले लिए। तो ये दोनों पॉइंट आपका बहुत मार्केबल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकोमोटिव में जो मोटर यूज होता है डेफिनेटली वो DC सीरीज मोटर होता है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है मेरे विद्वान मित्रों, याद रखना, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती हैं और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण यह हमारे हैवी लोड को भी आरंभ करने में सक्षम होता है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता जो है वह DC सीरीज मोटर ही हुआ करती है। अगला, निम्नलिखित में किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। बढ़िया से सोच के बताइएगा, कौन सा आग के लिए हम पानी का किसी हाल में प्रयोग नहीं करेंगे। तो साथियों, हम B और D श्रेणी की आग बुझाने के लिए कभी पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि B में आपका तेलीय पदार्थ है। क्या है, तेलीय पदार्थ है, और आप जानते हैं तेलीय पदार्थ मेरे पानी के क्या होता है,
ऊपर तैरता रहता है, मतलब नीचे आपकी पानी रहेगी और ऊपर आपका क्या रहेगा, तेलीय पदार्थ रहेगा, और उस तेलीय पदार्थ में हमारी आग लगी रहेगी। और ये डी श्रेणी में आपका विद्युत से संबंधित आग आता है। और विद्युत से संबंधित आग हमारी यदि होगी तो आप यकीन मानिए कि वहां पर आग इलेक्ट्रोक्यूशन की प्रॉपर्टी सस्टेन करता है, और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण और भी ज्यादा आग को भड़का देगा। हम पानी का प्रयोग जो है विशेष रूप से हम कहाँ कर लेते हैं, तो मेरे क्लास ए का जो फायर है उसमें कर लेते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, कागज हो गया, आपका कपड़ा हो गया, सूखे पत्ते हो गए, इन सब में यदि हमें आग बुझाना हो तब हम लोग इसका प्रयोग बिल्कुल करेंगे। और डी के लिए मैंने चर्चा किया ही है आप लोगों से, सीटीसी का, CO2 का, हेलोन का, ये सब का प्रयोग करेंगे। क्लास बी के लिए भी CO2 का करेंगे, झाग का करेंगे, नहीं तो किसका करेंगे, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो ये सब हम यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को सब स्टेशन के रिसीविंग एंड पर डैश के लिए लगाया जाता है। तो हम सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर जब मेरी क्या होती है, नो लोड पर हो और क्या हो, ओवर एक्साइटेड, क्या हो साथियों, नो लोड पर हो और ओवर एक्साइटेड हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है विद्वान जी, नो लोड पर हो और ओवर एक्साइटेड हो, नो लोड पर हो और ओवर एक्साइटेड हो, तो ऐसी स्थिति में यह क्या करता है, लीडिंग पावर फैक्टर देता है। क्या करता है, लीडिंग पीएफ प्रोड्यूस करता है। और उस लीडिंग पीएफ के माध्यम से डेफिनेटली हमारी क्या होती हैं, लोड के सिस्टम की आपकी पावर फैक्टर सुधर जाती हैं, है ना। साथ ही साथ सिर्फ एक ही काम नहीं किया, साथ ही साथ दूसरा काम करता है कि मेरी वोल्टेज रेगुलेशन को, जो वोल्टेज के मान में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसे भी साथियों क्या करता है, कांस्टेंट बनाने का प्रयास करता है। क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, कांस्टेंट बनाने का प्रयास करता है। मेरे वोल्टेज के मान में बहुत ज़्यादा क्या हो, परिवर्तन ना हो, इस बात की भी यह पुष्टि करता है। तो यानी आपके वोल्टेज में स्टेबिलिटी लाना, पीएफ का सुधारना, यानी दोनों काम यह करने में माहिर है। ऑप्शन नंबर क्या ले लेंगे साहब जी, सी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉइल के बाहर आने वाले सिरे को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को ये मालूम होगा। मान लिया जाए मेरा ये कोई स्लॉट्स का स्ट्रक्चर था और उस पर हमने ऐसे वाइंडिंग को लपेटना चालू किया। जब वाइंडिंग को लपेटना चालू किया तो ये मेरा अंतिम सिरा, ये मेरा प्रारंभिक सिरा, ये क्या है, स्टार्टिंग एंड है, यह क्या है, मेरा लास्ट एंड है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, अंत यहाँ हुआ। ये दोनों जो तार मेरा निकला है, जो छोर निकला है, इसी छोर से हम क्या करेंगे, या तो सप्लाई देंगे या लोड को कनेक्ट करेंगे, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वैसा करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड्स ऑफ कॉइल कहते हैं, कॉइल का सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लीड्स ऑफ कॉइल कहते हैं, कॉइल का सिरा कहते हैं, टर्मिनल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस रेती का फाइल का भाग मेरा क्या होता है, अर्ध गोलाकार होता है। यानी आप सामने से देखिएगा तो इस तरह का रेती आपका मुंह जो है उसका कॉर्नर वाला, किनारे वाला, लास्ट वाला, यहाँ का ये आपका इस तरह से दिखेगा, अर्ध गोले की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा जी, अर्ध गोले की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये जो मेरी फाइल होती हैं, ये फाइल जनरली हमारी रास्प कट फाइल है, जो कि लकड़ी वगैरह को, मुलायम चीज़ों को घसने रगड़ने के लिए क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। क्या की जाती हैं साहब, मुलायम चीज़ों को घसने और रगड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे हम लोग उस पोजीशन को सॉफ्ट बनाने का, समान बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साहब। तो मेरा राइट आंसर क्या है, रास्प कट फाइल। क्या है जी, रास्प कट फाइल है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस प्रकार के पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल पूरे चक्र के लिए आउटपुट देता है? अच्छा प्रश्न है, तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा। हमारी कौन सी ऐसी एम्पलीफायर है जिसमें आप 360 डिग्री पर ऑपरेशन करते हैं? पूरा चक्र का मतलब क्या हो गया? पूरा चक्र का मतलब हो गया मेरा 360 डिग्री का एक साइकिल होता है। तो कंप्लीट साइकिल हमारी क्या हो जाए? ऑपरेशन का हिस्सा बने और उसके आधार पर हमें आउटपुट मिले। तो ध्यान रख लेना, ये कंप्लीट साइकिल मेरे ऑपरेशन का हिस्सा कहाँ बनता है? आपके क्लास ए एम्पलीफायर में बनता है। कहाँ बनता है? क्लास ए में बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लास ए की इफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है साथियों? क्लास ए की इफिशिएंसी बहुत कम होती है। आप जानते हैं कितनी होती हैं? लगभग यह 25% के आसपास होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इफिशिएंसी किसकी होती है? सर्वाधिक इफिशिएंसी आपकी क्लास सी की होती है। आपका 85 के रेंज में चली जाती है। कितनी चली जाती हैं? 85 के रेंज में चली जाती हैं। क्लास बी की 78.5% इफिशिएंसी होती है। मीडियम ग्रेड का है। क्या है ये? मीडियम ग्रेड का है। और यदि हम लोग क्या कर दें, ध्यान रखिएगा, मीडियम ग्रेड का है। यदि हम लोग क्या करें, ध्यान रखिएगा, यदि इस क्लास ए को ट्रांसफर कपल कर दें तो यह 50% अपनी दक्षता क्या करता है? बढ़ा लेता है। क्या करता है साथियों? 50% अपनी दक्षता को बढ़ा लेता है। तो मेरा राइट आंसर यहां क्या है? क्लास ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थी जी बिल्कुल टेस्ट होगा। आपसे पहले ही मैंने कहा था कि 20 दिन लगातार टेस्ट होगी। तो 20 दिन का मतलब 20 दिन लगातार होगा। आज टेस्ट 15वें नंबर का होगा, 14वें नंबर का आज डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो लगातार टेस्ट होगा। आज शाम में BSPSCL का भी टेस्ट, फुल टेस्ट जो शाम में होता है एवरी सैटरडे 7 से 8:30 PM के बीच में, आज वह भी आयोजित होगी। ठीक है, आज BSPSCL वाली टेस्ट भी क्या होगी? आयोजित होगी। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आइए, ओम का नियम लागू होता है साथियों। ट्रांसफार्मर पर बिल्कुल नहीं, जीना डायोड पर बिल्कुल नहीं, रेक्टिफायर पर बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? मेरे रजिस्टर पर होता है। क्योंकि ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ अगर लागू होता है तो लीनियर एलिमेंट पर लागू होता है। किस पर होता है? लीनियर एलिमेंट पर। और लीनियर एलिमेंट आपका RLC है। अभी तक में हम अगर ध्यान से देखें तो मेरा लीनियर एलिमेंट कौन सा है? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। क्या है साहब? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। समझ गए कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी। बाकी तीनों में बिल्कुल भी हमारी क्या होगी? तो ओम का नियम लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल नारायण शर्मा जी, मैंने आपसे अभी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर लिया है कि मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही कि 20 टेस्ट हम करवाएंगे आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ट्रेड का। तो 20 में से 14 टेस्ट कंप्लीट हो गया, जिसका डिस्कशन आज 14 का हो रहा है। 15वां टेस्ट आज होगा तो उसका डिस्कशन कल होगा। यानी आज से लगातार 5 दिन 13 तारीख तक कंटिन्यू टेस्ट प्रतिदिन होती रहेगी। आज भी टेस्ट होगी, कल भी टेस्ट होगी। 13 तारीख तक हम 20 टेस्ट पूरा कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट होनी बंद हो जाएगी। फिर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे और 19 तारीख 20 तारीख को अपनी परीक्षा देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को अब समझ गए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं अब प्रश्नों की तरफ मुड़ जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम देख लेते हैं कौन निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है। दोस्तों हम जानते हैं इन्वर्टर का बेसिक काम क्या होता है। इन्वर्टर का बेसिक काम है सरकार, डीसी को किस में बदलना? एसी में बदलना, है ना। डीसी को किस में बदलना? एसी को बदलना। डीसी की सप्लाई जो हमें प्राप्त हो रही है उसको किस में बदलते हैं? एसी में बदलते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है मेरा इन्वर्टर, लेकिन जो मेरे इन्वर्टर की तरह काम करता है वह कौन सा सेक्शन करता है? तो आप याद रखना, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ये हमारा बेसिकली
किस रूप में काम करता है, इन्वर्टर के रूप में यह बेसिकली आपका यूज में लिया जाता है और इन्वर्टर के रूप में इसका हम इस्तेमाल समान रूप से करते हैं। और याद रखना इनपुट आउटपुट के बीच में ये फेज का अंतर कितना रखता है जी, 180 का, ध्यान रहे। इनपुट और आउटपुट के बीच 180 डिग्री का जब 180 का फेज अंतर होता है तो आप जैसा देते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है। स्पष्ट है कि हम देंगे डीसी तो मिलेगा एसी। सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, अच्छी बात है, और संट को उसके साथ संट में जोड़ा जाता है। इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है, यानी ये देख लीजिए मेरे पास आर्मेचर है, ये मेरी सीरीज वाइंडिंग आरएसी आर्मेचर के साथ जुड़ी हुई है। यहां क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, आईए आर ए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आईए है, अंदर में ये हमारी डेवलप हो रही है ईए। कौन सा मशीन है, डीसी मशीन है, सीरीज हो मोटर हो जनरेटर हो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसके पैरेलल में कह दिया है कि एक संट का रजिस्टर आरएसएच भी आपने सन फिल भी जोड़ दिया, इसमें करंट आईएसएच जा रही है। अब ये कैसी तस्वीर है, कौन सा मशीन है, तो आप यकीन मानिए जब मेरे आर्मेचर के साथ श्रेणी में क्या हो, आपकी श्रेणी में हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो और दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन के जस्ट पैरेलल में क्या हो, संट हो, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग संट कंपाउंड डीसी मोटर। क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग संट लॉन्ग संट कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं, क्योंकि दूरी इसमें बढ़ गई है। अगर आपका आरएसी इधर होता और डायरेक्ट मेरे आर्मेचर के ही पैरेलल में क्या होती, आरएसएच होती, तब हमारी क्या होती, शॉर्ट संट हो जाती। ठीक है, इसलिए हम उत्तर कौन सा दे देंगे, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर है। यार लैच एक डैश सर्किट होती है दोस्तों, आप सब लोग तो काफी मेहनती छात्र हैं। हमारी लैच जो होती हैं वो लेवल ट्रिगर्ड सर्किट होती हैं। क्या होती हैं, लेवल ट्रिगर्ड सर्किट होती हैं। आप जानते हैं यह क्या करता है, तुरंत हमारी लैच तुरंत आउटपुट के अनुसार ठीक है, ये तुरंत क्या करता है, आउटपुट के तुरंत जो है साथियों ध्यान रखिएगा, तुरंत इनपुट के आधार पर आउटपुट में बदलाव करता है। तुरंत में आप जैसा इनपुट इसको देंगे उसी आधार पर यह आउटपुट को क्या करता है, तुरंत चेंज कर देता है, बिल्कुल समय नहीं लगाता है। आप यूं समझें यह एक प्रकार की हमारी क्या है, यह एक प्रकार की मेमोरी परिपथ है। क्या है, एक प्रकार की मेमोरी यूनिट है। सूचना को अंकित करने का, सूचना को जमा करने का यह एक तरीका है, एक माध्यम है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करते हैं साहब, यानी मेमोरी को यह सस्टेन करने का काम करता है, इसके अंदर मेमोरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल के एमसीबी को दिखा रहा है। बताइए साहब, यही मेरा क्या है, 3 पोल का एमसीबी को दिखा रहा है, और आप सब जानते हैं मेरी एमसीबी क्या होती हैं, यह रिले और स्विच दोनों के रूप में काम करती हैं। अगर मेरा एमसीबी खराब हो जाए, मरम्मत नहीं होता है, इसको हम लोगों को बदलना पड़ता है। क्या होता है साहब, मरम्मत योग्य नहीं होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख लीजिए, धारा क्षमता 0.5 से लेकर के
60 एम्पियर के बीच होती है। क्या होती है इसकी धारा क्षमता? 0.5 से लेकर के 60 एम्पियर तक होती हैं। कहीं कहीं आप 2 से लेकर के 63 एम्पियर देखिएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पैमाना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड अब इसी को लिया जा रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंड पास फिल्टर, ये जरा देखिए क्या करता है। बैंड पास फिल्टर ऐसा फिल्टर जो हमारे निर्धारित बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है बस उसी को पास करता है। मान लीजिए ये F1 F2 है, उसके बीच की फ्रीक्वेंसी को, उसके बीच के संकेत को पास करा देता है। अगर इससे कम हो गया, F1 से कम हो गया या F2 से अधिक हो गया, तब क्या करता है साथियों? यह सिर्फ इसी से, इधर से बिल्कुल भी नहीं, इधर से बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा जो बैंड का रेंज है उस निर्धारित रेंज के अंदर ही यह धारा को क्या करता है, यानी सिग्नल को क्या करता है, भेजता है उसके उस साइड, उसके इस साइड, यानी उससे ज्यादा पर भी नहीं, उससे कम पर भी नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या जवाब दे दें? आवर परफेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 आवृत्ति सीमाओं के बीच के संकेत को ही सिर्फ भेजता है, उससे कम ज्यादा को बिल्कुल भी नहीं भेजने का काम करता है। कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डिंग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं है? यही क्वेश्चन था साथियों हमारे टेस्ट सीरीज में भी, जिसमें बहुत सारे छात्र क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे, परेशान हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर पूछा है फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में पूछा है? फ्लक्स के बारे में। मेरा जो लेड होता है, आपने कभी फ्लक्स के रूप में यूज किया है? यह मेरा सोल्डर है, लेड मेरा क्या है? सोल्डर है, सोल्डर मटेरियल है, ठीक है। अब मेरी अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स, ये तीनों मेरा क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स है। ये बोरेक्स सिर्फ और सिर्फ सुहागा कहाँ यूज होता है? तो मेरे ब्रेजिंग में होता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों मेरे क्या है साथियों? कोरोसिव कोरोजन है। क्या है? कोरोसिव कोरोजन। यानी आपकी क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। एक कोरोसिव होता है, एक नॉन कोरोसिव होता है। ये कोरोसिव है, यानी आपका जंग लगने वाला मेरा क्या है? फ्लक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। बोरेक्स मेरा ब्रेजिंग में यूज होने वाला एकमात्र फ्लक्स है। लेड मेरा सोल्डर है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसपीएसएल सेट जो है, आप सभी छात्रों को मैं विनम्रतापूर्वक कह दूं कि टोटल 69 कंडक्ट हुआ है, जिसमें 68 टेस्ट का डिस्कशन भी मैंने करवा दिया है। एकमात्र अभी एक्स्ट्रा में एक टेस्ट बचा हुआ है जिसका डिस्कशन करवाना है, पहली बात। दूसरी बात कि आज जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन में 17th नंबर हो जाएगा, 17वां हो जाएगा, जो कि दूसरा टेस्ट होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल मैं आप सभी छात्रों को क्या करूंगा, ठीक है ना, कल आप सभी छात्रों को टेस्ट तो होगा ही आज, और कल मैं कोशिश करूंगा कि 69 का डिस्कशन आपको करवा दूंगा, 17th का डिस्कशन नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा साहब। नितेश जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझ रहा हूं, लेकिन आगे जो समस्याएं हैं, अरे भाई साहब बता तो दिया मैंने आपको कि बीएसपीएसएल का टेस्ट जो है वह सैटरडे को चलता है। एवरी सैटरडे शाम 7 से 8:30 में चलता है। कब चलता है? एवरी सैटरडे शाम 7 से 8:30 में चलता है। ऑनलाइन में यह टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगी, जहां पर सेशन 8 आप खरीदेंगे तो वर्तमान में जो टेस्ट हो रही है वही आपको ऑनलाइन में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यही बेसिक बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कोरोसिव नॉन कोरोसिव दो तरह का फ्लक्स था, जिसमें से ये दोनों कोरोसिव हैं। ये मेरा ब्रेजिंग में यूज होता है, और मेरी लेड जो है सोल्डर के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए इसका प्रयोग फ्लक्स के रूप में तो कतई नहीं होता है। क्या होता है? फ्लक्स के रूप में कतई इसका प्रयोग नहीं होता है।
किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल इस प्रकार लगाया जाता है कि धारिता का प्रतिघात 10 ओम हो जाए। यदि धारिता दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या हो जाएगा। यानी आपसे कहा है कि यदि F1 मेरी फ्रीक्वेंसी रहती है तो मेरा XC1 का मान 10 ओम रहता है। अगर हम लोग 2F1 हम फ्रीक्वेंसी कर दें F2 बराबर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपके XC2 का मान क्या हो जाएगा, है ना, यही पूछा है। अब जरा हम आ जाते हैं XC बराबर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है साथियों XC बराबर 1/ωc यानी 1/2πfc, यानी XC मेरा व्युत्क्रमानुपाती किससे है, F से है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं XC1/XC2 बराबर आपका क्या होगा F2/F1। तो हम लोग यहाँ से क्या मेंशन करेंगे, अब XC1 तो मुझे मालूम है कितना है 10 है, तो हम 10/XC1 कर लिए। ऊपर बताइए आपका क्या है, यहाँ 2F1 बटे यहाँ F1, ठीक है। तो हमारा क्या मान हो जाएगा जल्दी बताइए, आपका F1 कट गया, तो यानी 10 एक सेकेंड विद्यार्थी जी, आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ 10/XC2, तो XC2 मेरा क्या हो गया जल्दी बताएं आप, 10/2 यानी आपका क्या आ गया 5 ओम आ गया। तो मेरी क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगी। यानी आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, तो मेरी XC क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यदि चौथा 4 गुना करते तो ये डबल होती, आपने इसको डबल किया है तो मेरी आधी हो गई है। यही मेरा बेसिक मीनिंग है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है GTO की लैचिंग धारा किस कैटेगरी की होती है, कितनी मात्रा में होती है। अच्छा प्रश्न है साथियों, गौर कीजिएगा। मेरी GTO जो है ना, इसका नाम क्या है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्या नाम है, इसका नाम है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो GTO जो है, अब इस GTO का जो धारा रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर के रेंज में होती है। कितनी होती है, मिली एम्पियर के रेंज में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केबल में इंटरशीथ का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए इंटरशीथ हमारी एक प्रकार की ग्रेडिंग है, ये आपकी क्या है, ग्रेडिंग है। ये दो तरह की होती हैं, एक आपकी इंटरशीथ और दूसरी आपकी क्या होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। दूसरी क्या होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और ये आपकी इंटरशीथ ग्रेडिंग। क्या होती है सरकार, इंटरशीथ ग्रेडिंग। नमी से सुरक्षित यह नहीं रखता, ये मेरे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस को क्या करता है, हर जगह बराबर रखता है, यूनिफॉर्म बनाता है। यानी आपके उचित तनाव वितरण के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं मेरा जो जी मैक्स है वह कहाँ मिलता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर, और मेरी जी मीन कहाँ होती हैं, यह मेरा शीथ के सरफेस पर, सरफेस ऑफ शीथ, मेरे मेटालिक शीथ के सरफेस पर मिनिमम मिलती हैं जी मीन, और मैक्सिमम कहाँ मिलती हैं, मेरे कंडक्टर के सरफेस पर। इसे हम चाहते हैं क्या करना, बराबर करना, इक्वेट करना, सिमिलर बनाना, हर जगह समान करना। तो उसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उचित तनाव वितरण के लिए, प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंतिम समय में बूस्टर रिवीजन बैच जो है वो ट्रेड के लिए आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी मात्र 199 में आपकी बूस्टर रिवीजन बैच मौजूद है।
जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद पहुंचाएगी और आपको फास्ट रिवीजन इसके माध्यम से हो जाएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल आपके सिलेक्शन के लिए होगा। ये बैचेज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे संचार संबंध 7070-177-240 7070177240 पर आप बात कर सकते हैं। कृत्रिम श्वसन की कह रहा है कि कृत्रिम श्वसन की आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की सबसे साधारण और आसान विधि कौन है जिसमें कुछ टेक्निक यूज नहीं करना पड़ता? वह मुंह से नाक नहीं है, वह मुंह से मुंह है। मुंह से नाक किसके लिए है? ये छोटे बच्चे के लिए है। छोटे बच्चे के लिए है, 1 साल से छोटे बच्चे के लिए है, या उस स्थिति में जब नाक नहीं खुल रहा हो, यानी आपका मुंह क्या हो साहब, ध्यान दीजिएगा, मुंह नहीं खुल रहा हो तब, नाक तो खुला ही रहेगा, मुंह नहीं खुले तब हम लोग मुंह से नाक का यूज करते हैं। नहीं तो सूती कपड़ा रखकर उसके मुंह पर हम लोग हवा का दबाव बनाए रखते हैं, बनाते हैं छोड़ते हैं, बनाते हैं छोड़ते हैं, वॉल्व उसकी प्रॉपर ऑपरेशन में आ जाती है। मनुष्य निश्चित रूप से खतरे से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है साहब, खतरे से मुक्त हो जाता है, खतरे से आजाद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, इसका रेडिक्स, इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। इसका रेडिक्स कितना होता है? 2 होता है। और ये रेडिक्स हमारा कौन कौन सा है? 0 और 1 है। क्या है? 0 और 1 है। तो हम यहाँ पे क्या दे दें? कितनी डिजिट होती है बाइनरी में? मात्र 2 ही होती है, 0 और 1। ऑप्शन नंबर व्हिच वन इज राइट? सी नंबर। जितनी भी कंप्यूटर प्रणाली है, कंप्यूटर सिस्टम है, सब हमारा बाइनरी को क्या करता है? फॉलो करता है, बाइनरी को यूज करता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत चालित इलेक्ट्रिक आयरन में क्वाइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा कैसे जाती है? देखिए तो कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ दिया है आपका। ये मेरा बेस प्लेट है, ये मेरा क्या है? बेस प्लेट है। और हमारे इस बेस प्लेट में हम अभ्रक का क्या करते हैं? पत्ती के ऊपर नाइक्रोम का तार लपेटते हैं। यह बिल्कुल टच में रहता है किसके? मेरे बेस प्लेट के। जब 2 मेटालिक पार्ट्स का आपस में सीधे संपर्क होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह हो, तो उसे हम नेचुरली क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं, कंडक्शन विधि कहते हैं। और इसी विधि से हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊष्मा प्राप्त हो रही है मेरे आयरन के पेंदी से, मेरे आयरन के बेस प्लेट से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? हाउ मच विल बी द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अभ्रक? आप जानते हैं अभ्रक झारखंड के कोडरमा और सिंहभूम में ज्यादा पाया जाता है। और तो और आप याद रखिएगा साहब, इस अभ्रक का 85% इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री किस रूप में? इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में। किस रूप में? इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में यह क्या की जाती हैं? यूज की जाती हैं। भारत में, विदेशों में, हर जगह अगर अभ्रक हमने समाप्त कर दिया, अभ्रक हमारा खत्म हो जाए, तो आप जानते हैं हमें नए विकल्प की ओर मूव करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए इसका बड़ा रोल है हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की काम नहीं चल पाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसकी परावैद्युत शक्ति जो है वह लगभग 20 से लेकर के 40 किलो वोल्ट प्रति mm के रेंज में होती। कितनी होती है? 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm के रेंज में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा सर्विस नहीं किया जाने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है?
ऐसा कौन सर्किट ब्रेकर है जिसका मरम्मत नहीं कर सकती? ऐसा कौन सर्किट ब्रेकर है जिसमें यूज होने के बाद अगर डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया तो उसको फेंकना ही पड़ता है, नया लाना पड़ता है? वो एमसीबी है मेरी लघु परिपथ वियोजक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि 0.5 से लेकर के 60 एम्पियर तक की रेटिंग पर काम करता है। स्विच रिले दोनों के रूप में यूज होता है। एल सीरीज एमसीबी होगा, रजिस्टिव लोड के लिए, आयरन के लिए, हीटर के लिए, गीजर के लिए यूज होगा। कैपेसिटिव लोड होगा तो, इंडक्टिव लोड होगा तो हम किसका यूज करेंगे? जी सीरीज का। इंडक्टिव लोड रहेगा, एसी वगैरह रहेगा, मोटर रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? जी सीरीज का यूज करेंगे। किसका करेंगे? जी सीरीज का करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, साहब ने एक गाइडलाइन दिया है, एक बार देख लेते हैं सर का क्या आदेश है। सरकार देख लिया जाए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 सर यहां पे पूछा है त्रिकला डेल्टा में लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है राशिद साहब, यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा है डेल्टा में लाइन वोल्टेज होती है, तो हमने तो आपकी सेवा में यही कहा है कि डेल्टा हमारी क्लोज लूप बनाती है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम का क्या होता है? यहां पर विकास होता है। क्या होता है? 3 फेज 3 वायर का विकास होता है। मेरा स्टार में क्या होता है? 3 फेज 4 वायर का विकास होता है। डेल्टा में 3 ही फेज 3 ही तार का विकास होता है। डेल्टा में हमारी क्या होती हैं? तो आपकी साहब जी पूरी की पूरी अरेंजमेंट लाइन और फेज पैरेलल में सेट होती हैं। पैरेलल में सेट होने के कारण हमारा जो लाइन का वोल्टेज है और फेज का वोल्टेज है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ मेरी लाइन करंट समान नहीं होती, क्योंकि करंट का बंटवारा होता है। इसमें मेरी लाइन करंट किसके बराबर हो जाती हैं? √3 टाइम फेज करंट के होती हैं, और मेरी फेज लाइन का √3 गुना कम होती हैं। ये बातें यहाँ पर हैं जो कि बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर हमने लिया है कि लाइन वोल्टेज मेरे किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। फेज को ही हिंदी में कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है राशिद सर आप इसको जरूर कैच कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे की यात्रा को आरंभ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देख लिया आपने एमसीबी हमारी क्या होती हैं जी। आपने देख लिया एमसीबी हमारी क्या होती हैं? मरम्मत करने के योग्य नहीं होती, खराब हो गया तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अब आपको नया ही लेना पड़ेगा। अब कह रहा है कि किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेल इंजन में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसका तो जवाब देना आपको शर्मिंदा करना है। आप सबको याद हो चुका है कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वह डीसी सीरीज में होती है ना, और इसकी गति का भी सामान्य नियंत्रण बहुत बेहतर होता है। इन्हीं सारे कारणों से तो हम लोग डीसी को इतना प्रीफर कर रहे हैं, और ख़ास करके आपके इंजन में स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए किसका अहम योगदान है? मेरे सीरीज मोटर का अहम योगदान है, डीसी सीरीज का अहम योगदान है। चलिए, कह रहा है कि एक वितरण ट्रांसफर का फेरा अनुपात 100 है। फेरा अनुपात का मतलब होता है N1/N2 बराबर 100 है। ठीक है, आइए साहब, और आपकी प्राइमरी की धारा कितनी कह रहा है? मेरी प्राइमरी करंट I1 आपका कितना है? 100 एम्पियर है। सेकेंडरी की करंट I2 बराबर बताइए क्या होगा? तो हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन होती हैं तो हम लोग N1/N2 बराबर क्या कर लेते हैं साहब? I1/I2 नहीं, जब यहाँ N1/N2 लीजिएगा तो यहाँ I2/I1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है इस सूत्र से? I2 का मान निकालना है। तो क्या होगा? N1I1 अब बटे आपका क्या हो जाएगा? N2। क्या होगा साहब? N1I1/N2। ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ क्या कर दें?
N1 बटे N2 तो मेरा 100 है ही, और I1 भी मेरा क्या है 100, तो मेरा कितना हो गया 10,000 आपकी क्या हो गई करंट एम्पियर आ गई। तो हम उत्तर कौन सा ले लें 10,000। समझे बात को, क्या हुआ मामला। N1 बटे N2 100 क्वेश्चन कह रहा है, प्लस क्या कह रहा है कि I1 100 और I2 नहीं है मालूम। ऐसी स्थिति में N1 बटा N2 को हम क्या लिख सकते हैं I2 बटा I1, क्योंकि जब हम N2 बटा N1 लेते हैं तो I1 बटा I2 करना पड़ता था, उल्टा चलना पड़ता था। अब यहाँ से हम I2 निकालने के लिए क्या किया, N1 I1 अब बटा हम N2 कर दिया। N1 बटा N2 यहाँ जो मिला वह तो 100 है क्वेश्चन के हिसाब से, और मेरा I1 कितना है वह भी आपका 100 ही है क्वेश्चन के हिसाब से। दोनों को गुना कर देंगे 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो गई, सी हो गई। चलिए, कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति का उपकरण है, यानी कौन सा 3 टर्मिनल का सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जल्दी बताने का कष्ट करिएगा। तो मेरा 3 टर्मिनल का सॉलिड स्टेट डिवाइस यहाँ पर कौन सा FET है, यानी इसका नाम ही होता है साहब जी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है इसका नाम, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है साथियों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET। और आप जानते हैं मेरे विद्वान मित्रों, यह FET कैसी डिवाइस है, यह आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यदि आप क्या करते हैं, वोल्टेज का अप डाउन इनपुट में करते हैं, तो मेरी आउटपुट का भी क्या होता है, मान यहां से बदलता है। क्या होता है, मान यहां से बदलता है। समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यादव जी 27 नंबर में ऐसा क्या दिक्कत आपको हो गया, आप तो मेहनती छात्र हैं, युवा छात्र हैं, हमने तो यहां आपकी सेवा में गुणगान करने का प्रयास किया। आइए, जब आपकी आज्ञा है एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहां क्या कहा है, यहां कहा है फेरा अनुपात। तो फेरा अनुपात क्या होता है, N1 बटे N2 होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहता तो N2 बटे N1 लेते। यहां जब N1 बटा N2 100 बोल रहा है तो हमने वही लिया है। और जब N1 बटा N2 लेंगे तो करंट तो इसके अपोजिट ना चलेगा जी, करंट तो इसके साथ नहीं ना होगा। तो इसीलिए जब अपोजिट होगा तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बटा I2 बटे I1 लिखते हैं। यही ना कि N1 बटा N2 बराबर I2 बटे I1। अब हमको निकालना है सरकार क्या, I2 निकालना है। तो N1 बटे N2 हम जानते हैं कि मेरा यहाँ है, और I1 को इसमें से गुना कर देंगे तो I2 निकल जाएगा। N1 बटा N2 का मान 100 होता है, लिख दिए। I1 यहाँ I1 ले लिए, उसके बदले 100 लिख दिए, और तब सबको गुना कर दिए तो 10,000 हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं है, 10,000 हो गया कि नहीं हो गया। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो गया साहब, हमारा मान 10,000 हो गया। यही तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात होती तब हम लोगों के पास सिचुएशन क्या होता, चेंज होता, तब N2 बटा N1 करते, और तब इसका मान क्या होता 1/100 हो जाता, पलट जाता। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते। यूनिवर्सल मोटर की गति जो है वह डैश द्वारा नियंत्रित होती है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर की गति फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के माध्यम से क्या होती है, नियंत्रित होती हैं। क्योंकि मेरी यूनिवर्सल मोटर जो है वह आपकी क्या है, सिंगल फेज आपका AC सीरीज मोटर है। AC DC दोनों पर बड़े आराम से काम करती हैं। हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लक्स का नियंत्रण करते हैं, फ्लक्स हमारी कम होती हैं, मेरा स्पीड क्या होता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है। मेरी फ्लक्स अगर आपकी हमारे नॉर्मल रेंज में रहे तो तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी नॉर्मल रहेगी। अगर मेरी फ्लक्स बढ़ेगी, स्पीड का मान घट जाएगा। तो जो हमारा रिलेशन है N विद कर्मानुपाती फाई का,
वह यहाँ सस्टेन करता है। इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड ले लें, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सही मानने का प्रयास करें। अगला करा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफर की सेकेंडरी पर शिखर वोल्टेज पीक वोल्टेज 20 वोल्ट है, तरंग की औसत वोल्टेज निकालिए। तो मेरे पास पीक वोल्टेज दे दिया है हाफ वेव का, किसका साहब, हाफ वेव रेक्टिफायर का। भी पीक का यानी भी एम का मान कितना दे दिया, 20 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया साहब, मेरे वी एम का मान 20 वोल्ट दे दिया। अब जब वी एम मेरा 20 वोल्ट हो गया तो आप इसका एवरेज वैल्यू हाफ वेव है, इसका एवरेज वैल्यू आप हमें बताइए। इसके एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला जरा बताइए, क्या होता है इसका फॉर्मूला। ये होता है मेरा ई एम या वी एम बटे पाए। क्या हो जाएगा, ई एम या वी एम बटे पाए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए सरकार यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो मान दी गई है वो तो मैक्सिमम मान दी गई है। अब यहाँ 20 बटे 3.14 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए, 3.14 जब यहाँ कीजिएगा तो नॉर्मली मेरा मान क्या हो जाएगा, लगभग 6.36 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम किसे ले लें, सी को, ए को ले लें। क्या ले लें, ए ले लें। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखा आपने क्या किया, हमने मैक्सिमम वैल्यू हमको दिया है 20 वोल्ट, एवरेज हाफ का पूछ रहा है, फुल का नहीं पूछ रहा, हाफ का पूछ रहा है। तो हाफ का पूछ रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ हाफ हमारी क्या होगी, ई एम बटे पाई हो जाएगी। ई एम या वी एम दोनों में से जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 20 है, 20 बटे 22 बटे 7 करिए या 3.14 करिए। आफ्टर दैट आपका क्या होगा, 6.36 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब, हमारी फोटोडायोड हमेशा याद रखिएगा किस बायस में काम करती है साथियों, ये सदैव रिवर्स बायस में काम करती है। किस में काम करती है, रिवर्स में काम करती है। ध्यान रखिएगा क्या होगी, रिवर्स बायस में काम करती है। अब आपसे कह रहा है कि यहां पर हम फोटोडायोड में ध्यान रखेंगे, जितनी ज्यादा हम लाइट देंगे, जितनी इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमारी यह करंट को कंडक्ट करेगी। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी यहां पर बढ़ेगी, उतनी ज्यादा यह करंट को क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। इसमें कोई शक नहीं है। यह सदैव किस बायस में काम करता है दोस्तों, रिवर्स बायस में काम करता है। क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या होगी साहब जी, ये हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो हम इसका क्या उत्तर दे दें, ध्यान दीजिएगा सरकार, हमारा उत्तर हो जाएगा जब हम लोग, कह रहा है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा उत्पादित होगा, तो आप जब उल्टा चलिएगा तब ना कब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कब बढ़ेगा, जब आप उल्टा चलिएगा। उल्टा चलिएगा मतलब क्या हुआ, जब आप उल्टा चलिएगा तो उल्टा चलने का मतलब क्या हुआ, उल्टा चलने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी, बताइए जरा सा, उल्टा चलने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि हमारी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत यहां फॉरवर्ड बायस की मौजूदगी हो जाएगी, तब जा करके मेरे वोल्टेज का, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा सरकार, उच्च हो जाएगा। ऑन दिस कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, आपको, हालांकि यह रिवर्स पर ही काम करता है, लेकिन यदि आप इसको छेड़छाड़ करेंगे, हल्का सा आप फॉरवर्ड बायस की तरफ ले जाएंगे, वैसे सिचुएशन पर डेफिनेटली हमारा क्या होगा विद्यार्थी जी, यहाँ वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान उच्च होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह जिस अवस्था में चल रहा है उसमें चले तो दिक्कत नहीं है, और अवस्था का जब होगा परिवर्तन तब दिक्कत है। समझे कि नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अमित जी, आपका सवाल है कि बुद्धा बैच हट गया है अपने आप, एग्जाम तक वैलिडिटी थी, कुछ कीजिए। तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, आप अगर इजाजत दें
तो क्लास को आधे घंटे के लिए रोक देता हूं या क्लास ले लेता हूं, उसके बाद क्या परेशानी आई है इसकी जानकारी कलेक्ट करवा लेता हूं, और कलेक्ट करवाने के बाद जो उचित हेल्प आपका होगा इंस्टेंट किया जाएगा। ठीक है, जो क्लास अभी ले लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। पूरा करने के बाद हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, अपने जो तकनीकी हमारे सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि भाई साहब क्या समस्या आई है, छात्र क्यों परेशान हैं, और उसका जो रूट काउज है उसका पता करने के बाद तुरंत में उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए जो उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा, है कि नहीं है। तो क्लास के बाद ही अगर आप आदेश दे तो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, आपकी आज्ञा आ गई है कि क्लास ले लेना है, तो लेने के बाद हम इस पर विचार करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी समस्या को वो तुरंत क्या करें, समाधान कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायक डैश के बराबर होता है। ट्रायक होता है साथियों ट्रायोड फॉर एसी। क्या होता है ट्रायक? ये होता है ट्रायोड फॉर एसी। ट्रायोड फॉर एसी होता है मेरा ट्रायक। ठीक है, इसमें 2 SCR एंटी पैरेलल लगे होते हैं, 3 इसके टर्मिनल होते हैं और 2 SCR हमारे क्या हैं, एंटी पैरेलल होते। ये मेरा गेट है, एक टर्मिनल, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 है साथियों। तो यहाँ जवाब आपका मिल गया। क्या जवाब मिला? इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बाय डायरेक्शनल अवयव होता है, और तो और यह पैरेलल में जुड़े 2 एंटी पैरेलल में जुड़े। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कह दिया है, सिर्फ पैरेलल कह दिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था पैरेलल में जुड़े 2 SCR। इस जगह पे भाषा ऐसी होनी चाहिए था कि 2 SCR एंटी पैरेलल में जुड़े होते हैं। क्या होनी चाहिए थी भाषा? 2 हमारे SCR कैसे जुड़े होते हैं? एंटी पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो हम लोग बी नंबर को ले लेंगे। ठीक है, हालांकि ये बाय डायरेक्शनल अवयव है, SCR के ट्रिगरिंग के लिए इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है इसकी? SCR की ट्रिगरिंग में, SCR की ट्रिगरिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की ट्रिगरिंग में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 SCR आपस में एंटी पैरेलल में जुड़े होते हैं, और यही चीजें मेरी क्या कहलाती हैं, ट्रायक कहलाती हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में भी करने का काम करते हैं, और बहुत जगह स्टैटिक स्विचेज वगैरह के रूप में भी इसका यूज करते हैं। डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने में, यानी सर्किट का संपर्क बनाने में, संपर्क तोड़ने में, दोनों में काम होता है। वह मेरा क्या है साहब? स्विच है। इसको किस अवयव के नाम से जानते हैं? कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप से जानते हैं। यानी यह मेरा क्या काम करती है, तो आपके सप्लाई का ऑन, सप्लाई का ऑफ, आना जाना दोनों को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये मेरी कंट्रोलिंग डिवाइस है, आपकी स्विच। ठीक है, फ्यूज नहीं है, फ्यूज अपने आप चालू नहीं करेगी, उसको चालू करने के लिए जब मेल्ट हो जाएगा तो हमको देना होगा। तो मेरा फ्यूज क्या है? तो मेरा फ्यूज साफ सुरक्षात्मक युक्ति है। यह क्या है? सुरक्षात्मक डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है आपका। कौन? मेरा फ्यूज। समझे कि नहीं? चलिए, हाई वोल्टेज HRC कार्टेज प्रकार के फ्यूज का प्रयोग कब करते हैं? तो हाई वोल्टेज के HRC कार्टेज जो होते हैं वो बंद प्रकार के फ्यूज होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं साहब? तो हम लोग 132 के भी तक के रेंज में किया करते हैं। क्या करते हैं साथियों? 132 के भी तक के रेंज में किया करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। विद्यार्थी जी देखिए, अब क्या है कि हम अंतिम समय में हड़बड़ करके बहुत कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे छात्रों में और कंफ्यूजन पैदा होगा और आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान होंगे। इसीलिए मैंने सामान्य रूप से मैं प्रतिदिन 75 क्वेश्चन जो हमारी टेस्ट के अंदर कंडक्ट हो रही हैं वो मैं आपके माध्यम से करवा रहा हूं। बाकी इसी चैनल पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगे जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन, 5-6 हजार से कम क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर नहीं करवाया है। ट्रेड का 5-6 हजार से कम किसी भी हाल में नहीं करवाया।
अब देख लीजिए 70 टेस्ट हमारे होने वाले हैं बीएसपीएससीएल के, और प्रत्येक में 50 है, तो 3500 तो वहीं हो गया, प्लस यहां पर आपका 1500। इससे पहले भी और आपको क्या किया गया है, जो करवाया गया, तो पूरा जोड़ करके देखा जाए तो 7000 से ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएगा। उतना हमने यूट्यूब पर आपकी सेवा में करवा दिया है। इसीलिए बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं होना है। अंतिम समय में स्वाध्ययन पर ज्यादा ध्यान देना है। ये लंबी लंबी चीजें और इस सब चीजों पर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन जो है करवाया जा चुका है, समझे कि नहीं। सिद्दीकी साहब, मैं आपका सेवक हूं, मुझे 20 क्वेश्चन का जो 20 टेस्ट का जो डिस्कशन का दायित्व आप लोगों ने सौंपा है, वह हमको पूरा करने दीजिए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम फिर आपकी किसी भी रिक्वेस्ट का, किसी भी आपके आदेश का हम जो है सो ध्यान देंगे, उस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, क्या होता है, हमारी जो हाई वोल्टेज एचआरसी टाइप की फ्यूज होती है, तो एचआरसी का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होती है साहब, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है। हम लोग नॉर्मली जो है एचआरसी का प्रयोग आपका क्या करते हैं, 1000 एम्पियर तक के रेंज में लेते हैं। इसकी वोल्टेज की क्षमता क्या होती है, बहुत उच्च होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत उच्च होती है, 132 के भी तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। आप ट्रांसफार्मर के मैराथन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ट्रांसफार्मर का मैराथन 3 दिन इसी चैनल पर करा दिया गया है, और सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का ही मैराथन कराया गया था। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का ही मैराथन कराया गया था। आप देख लीजिए, आज से 8-10 दिन पहले की बात है, 21 तारीख को, 22 तारीख को हम लोगों ने क्या किया है, 20, 21, 22 तारीख में आपका ट्रांसफार्मर का ही मैराथन हुआ है। दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 4 बजे के आसपास से हुआ है, शाम के 4 से 5, 6 इस समय अंतराल में आपका हुआ है, इसी चैनल पर हुआ है। आप इसी चैनल पर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर मैराथन के नाम से आपकी क्लासेस लगभग मुझे लगता है कि 7 घंटे की क्लासेस हुई हैं, ठीक है। क्या हुई हैं, 7 घंटे की क्लासेस इसी चैनल पर हुई हैं। तो जोशी साहब, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप ट्रांसफार्मर के मैराथन क्लासेस जो हो चुकी हैं, कृपया कर उसको देखने के लिए समय निकालें, आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा, ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा। जो भी उचित कदम आपकी सेवा के लिए होता है, हम बेहिचक वह उठाने का प्रयास करते हैं। और इसी कारण स्वास्थ्य के खराब होने के बावजूद भी, आवाज के फंसे होने के बावजूद भी, हम एक दिन भी आपकी सेवा का मौका छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार आपके बीच बने हुए हैं। जितना संभव हो रहा है पूरी कोशिश आपकी मदद की कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जो कंप्लीट फ्रेशर हैं, वो 4 दिन का समय है, उन्हें अब मैं क्या विशेष सलाह दे सकता हूं। उन्हें तो स्वयं भी इस बात को समझना पड़ेगा, मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, उन्हें तो स्वयं इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे थे, तो ट्रेड के महत्व को आपको समझना चाहिए था, और निश्चित रूप से आपको शुरुआत से ही प्रयास करने का साहस दिखाना चाहिए था। अब आप आज पहली बार ट्रेड का किताब पलटने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह आपको संकट होगी, संघर्ष होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जरूर कर लेंगे, लेकिन संघर्ष बहुत होगा, मेहनत बहुत लगेगी। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं। तो लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए लिथियम आयन सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें 3.3 वोल्ट प्रति सेल तक चला जाता है, यानी एक सेल के सापेक्ष हमको सर्वाधिक वोल्टेज मिलता है। नॉर्मली 2.85 वोल्ट से मिलना चालू होता है। मैक्सिमम हम कहां तक चले गए, 13.3 तक चले गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। लाइटिंग डैश होने पर चमक अच्छी होती है। जरा बताइएगा साहब, कैसी लाइटिंग होगी जो मेरा चमक अच्छा होगा। जब लाइटिंग हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी,
सभी दिशाओं में क्या होगी, समान मात्रा में जाएगी और वह सफिशिएंट होगी आपके सरफेस के आधार पर, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कि आपका जितना बड़ा कमरा है उस कमरे के सापेक्ष में वह पर्याप्त लाइट, पर्याप्त इल्यूमिनेशन होगी, तभी जाकर के उससे हमको चमक बेहतर मिलेगी। यानी आपका समान और पर्याप्त इसका सही उत्तर है। और ऐसे भी जानते हैं मेरी जो चमक है, ब्राइटनेस है, वह इंटेंसिटी के समानुपाती है। क्या है साहब, आपकी इंटेंसिटी का क्या होता है, समानुपाती। ये कौन सी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के समानुपाती होती हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरा ब्राइटनेस, मेरा चमक बढ़ेगा। भू उपकरण डैश को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो भी अर्थिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से मेरी लीकेज करंट क्या होती हैं, धड़ल्ले से पृथ्वी में चली जाती हैं, हम सेफ और सुरक्षित रहते हैं, हमें नुकसान बिल्कुल भी साथियों नहीं होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीकेज करंट को कहाँ भेजने का काम कर रहा है, पृथ्वी में भेजने का काम कर रहा है। और हम जो भी मटेरियल लेते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, वह या तो कॉपर का होता है या मेरा जीआई का होता है। क्या होता है साहब, या तो कॉपर का होता है या गैल्वेनाइज्ड आयरन का, जीआई का होता है। इसी दोनों पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। साथियों कह रहा है भी बराबर 50 साइन 100 टी है। भी बराबर क्या है, 50 साइन 100 टी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। इससे कंपेयर हमने किया तो मेरा वी एम कितना मिल गया, 50 वोल्ट। मेरी ओमेगा कितनी मिल गई, 100 रेडियन प्रति सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आयाम और आवृत्ति के मान क्रमशः होंगे। तो आयाम तो हमारा क्लियर है, मेरा देख लीजिए साहब जी, यहाँ पर मेरा क्या है, आयाम यहाँ पर क्लियर है। क्या है मेरा आयाम, मेरा Vm हो गया 50 वोल्ट। Vm तो मेरा क्लियर है कि वोल्टेज का मैक्सिमम मान 50 वोल्ट है। रही बात अब हमारे फ्रीक्वेंसी की, तो हम ओमेगा बराबर जानते हैं 2 पाई f होता है। यहाँ से f बराबर ओमेगा बटे 2 पाई होता है। ओमेगा मेरा 100 है बटे 2 गुना 3.14। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मान कितना आ रहा है, ये लगभग 15.9 हर्ट्ज के आसपास आ रहा है। तो मेरी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा वोल्टेज हो जाएगा 50 वोल्ट और मेरी फ्रीक्वेंसी अब की स्थिति में क्या हो जाएगी, 15.9 वोल्ट हो जाएगी। हम उत्तर कौन सा ले लेंगे, ऑप्शन ए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 50 हर्ट्ज लिखा है और 15.9 वोल्ट लिखा है, इसलिए यह सही उत्तर नहीं है। मेरा उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य डैश का सपोर्ट करना है। तो पावर ट्रांसमिशन में लाइन का काम डैश को सपोर्ट करना है। जल्दी बताइएगा किसको सपोर्ट करना है। मेरी जो टावर्स होती हैं, ये जो टावर्स होती हैं, यह मेरे इस ट्रांसमिशन लाइन के तार का क्या करती हैं, इसको सपोर्ट प्रदान करके होल्ड करके रखती हैं। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरे सक्रिय कंडक्टर का जमीन से पर्याप्त क्लियरेंस बनाना ताकि जमीन के साथ इसका संपर्क ना हो, है ना, क्या कर हो, जमीन के साथ इसका संपर्क ना हो और मेरी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ना बने। तो सक्रिय कंडक्टर और जमीन के बीच में सही डिफरेंस बनाना, दोनों के बीच में पर्याप्त गैप बनाना, ये किसका काम है, लाइन सपोर्ट का काम है। ऑप्शन नंबर ए। जावक्रीय तरंग का रूप गुणांक यानी मेरा फॉर्म फैक्टर के एफ क्या होता है, भी RMS बटे भी एवरेज होता है 0.707 VM। अब बटे क्या होगी 0.637 VM। सिंप्लीफाई कर दीजिए 1.11 मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस तरह के प्रतिरोध को मापने के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग मध्यम मान के प्रतिरोध को
मापने के लिए। ये मध्यम मान कितना होता है याद रखेंगे साहब, यह मेरा होता है साथियों 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम के बीच होता है। मेरे विद्वान साथियों आप ध्यान रखना 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम के बीच होता है। और हमारी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यह नल डिफ्लेक्टिंग टाइप की क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, नल डिफ्लेक्टिंग टाइप की इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम नॉन रेजिस्टेंस को तभी ज्ञात कर पाते हैं जब गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली करंट जीरो होती है। जब ये जीरो होती है तभी मेरा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस हो पाता है। तभी मेरा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस हो पाता है। इसीलिए हम जवाब क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। आवासीय भवनों में समानतः कौन सी वायरिंग, तो हमारे जो रहने का रेसिडेंशियल घर है उस रेसिडेंशियल हाउस में हम लोग कौन सी वायरिंग करते हैं, लेड शीट, क्लीट, वुडन केसिंग केपिंग, मेटल कंड्यूट, इन सब में से जरा बताइएगा। इस सब में तो मेरा जो पसंदीदा है वो है ही नहीं, है ना, वो है ही नहीं। एक जमाना हुआ करता था जब लकड़ी की प्रचुरता थी तब हम लोग यह यूज करते थे, लेकिन अब जो हम लोग यूज करने लगे हैं वह करने लगे हैं साथियों कंसील्ड, क्या करने लगे हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। यानी स्पष्ट है आपका छिपी हुई गुप्त वायरिंग, कंसील कंड्यूट वायरिंग। यही सबसे बढ़िया भी है, सबसे किफ़ायती भी है। कंस्ट्रक्शन के समय ही हम लोग इसका क्या करते हैं, निर्माण करने का प्रयास करते हैं, है ना। उसी समय हम लोग सेटरिंग के दौरान ही पाइपिंग वगैरह सब बिछा देते, दीवार काट करके की जाती है, ऊपर से प्लास्टर हो जाता है, सब ढका रहता है, सेफ भी है, सुरक्षित भी है और खराब भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चुनने के लिए ऑप्शन बढ़िया नहीं था, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, लकड़ी वाला ले लेंगे। ये घर का वायरिंग है साहब, अंडरग्राउंड वायरिंग घर में थोड़ी करेंगे, उसको अंडरग्राउंड नहीं कहते, अंडरग्राउंड हो गया जमीन के नीचे, ठीक है, उसको कंसील कंड्यूट कहते। आइए साहब, स्विचों को कौन सी एसेसरीज कही गई है, स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज कही गई है। ये धारा को ऑन और ऑफ दोनों करता है, यानी बढ़ाना घटाना दोनों काम क्या करता है, यह धारा को करता है साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह क्या करता है, धारा को बढ़ाने घटाने नहीं बल्कि रोकने और चालू करने का काम करता है। धारा को बंद और चालू करने का काम करता है। जब बंद और चालू दोनों करता है तो स्पष्ट सी बात है, कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, है ना, रुकावट डालेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, कंट्रोलिंग है। प्रोटेक्टिव डिवाइस मेरी क्या है, सेफ्टी डिवाइस मेरी कौन है, फ्यूज है, रिले हैं, ये सब सेफ्टी डिवाइस है। क्या है साहब, ये सब सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, जल्दी बताइएगा। लाउड स्पीकर में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं साहब, तो लाउड स्पीकर में हमेशा याद रखना साथियों, हम लोग विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही न देते हैं जी, अपने थोड़ी ना वह बजने लगता है, मुंह से आप फूंक देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाईज को देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है, यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह बदल रही है साहब, किसमें, साउंड एनर्जी में। किस में बदल रही है, साउंड एनर्जी में बदल रही है। ये मामला है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बीएच कर्व में एच क्या दिखाता है। ये देखिए साहब, मेरी बीएच कर्व है, इधर एच है, इधर बी है ना। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये बी मेरी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को दिखाता है, यानी सामान्य रूप से समझे तो फ्लक्स डेंसिटी को दिखाता है। और ये मेरी एच जो है, ध्यान रखिएगा, मेरी एच जो है वह फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। क्या दिखाता है, फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। एच बराबर एन आई बटे एल होता है, यानी एम्पियर टर्न प्रति मीटर इसका यूनिट होता है। और ये मेरी फाई बाय ए होती हैं, इसका यूनिट होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। और इसमें आप जान लीजिएगा साहब, हमारी क्या हो जाती हैं, एच से पीछे बी आती है। हिस्टेरिसिस में क्या होता है, एस से पीछे बी आती हैं। क्या होती हैं,
एच से पीछे बी आती है, एच से पीछे बी होती हैं, यानी एच आपका क्या करता है, लीड करता है, अब बी आपका क्या करता है, लैग करता है, बी आपका क्या करता है, लैग करता है। मेरा राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पवन जी आप तो बेकार परेशान हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सच ही बोल देता हूं, आप बेकार परेशान हैं, सेट अपलोड नहीं किया जाता है, ना कोई फोन रिसीव करता है, आप अननेसेसरी परेशान हैं। कहिए क्यों आप अननेसेसरी परेशान है, उसका भी जवाब देता हूं। ये 20 का 20 टेस्ट जो असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में करवाया जा रहा है, यह 20 ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। मैं तो पिछली बार भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, ये 20 का 20 वहां मौजूद है, और 20 टेस्ट का डिस्कशन भी उस टेस्ट के जस्ट साथ वीडियो अटैच कर दिया गया है। आप लोगों ने जबरदस्ती किया, आप लोगों ने इतना कॉल किया, इतनी बार आप लोगों ने उस बात को समझने का प्रयास नहीं किया, तब हमने जानबूझ करके दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर से लोड करवा दिया, हमने दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर लोड करवा दिया, समझे कि नहीं, ताकि आप इतना परेशान कर रहे थे, इतना कॉल कर रहे थे कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसा करो कि डबल फोल्डर बना के डबल लोड करो, समझे कि नहीं। तो हमने कहा कि डबल लोड करो, तो फिर उसको भी किया जा रहा है। अब एक ही चीज एक ही बैच के अंदर फिर से आपको दिया जा रहा है, तो इसी से आपको समझ लेना है कि हम तो टोटल अपना काम समय पर कर चुके हैं, हम तो अपना काम क्या कर चुके हैं, समय पर कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। ये मामला है साहब, हम अपना काम क्या कर चुके हैं, समय पर कर चुके हैं, इसलिए परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। बाकी आपका जो समस्या है, हम देखते हैं कि आपका क्या समस्या है, उस समस्या को जो है देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न देख लीजिए, ट्रांसफर तेल जिस ताप पर जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर तेल जिस ताप पर जलना शुरू होता है उसे हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, बता दीजिए विद्यार्थी जी, कौन सा पॉइंट कहते हैं। उसे हम लोग फायर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फायर पॉइंट कहते हैं। फ्लैश बिंदु पर क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। क्या होता है फ्लैश बिंदु पर, जिस पर वाष्पीकरण होने लगता है, फ्लैश बिंदु पर वाष्पीकरण होने लगता है, जिस ताप पर वाष्पीकरण होने लगता है वह मेरी फ्लैश पॉइंट कहलाती हैं, जो ट्रांसफार्मर की 140 है, और हम लोग इसको 100 से नीचे ही रखने का काम करते हैं। 100 के पास पहुंचने लगता है, तुरंत ट्रांसफार्मर के संपर्क को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं साथियों, और ये फायर पॉइंट पर मेरा तेल में आग पकड़ लेता है, जल जाता है। क्या होता है साहब जी, फ्लैश पर, फायर पर हमारा क्या होता है, जलना शुरू होता है, और फ्लैश पर वाष्पीकरण होता है। इस अंतर को समझ लीजिएगा, फ्लैश पर वाष्पीकरण होता है और फायर पर जलता है, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए फायर पॉइंट मेरी क्या होगी, अधिक होगी, समझे। वाष्पीकरण होने के बाद तब ये जलने की स्थिति पैदा होती है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है, उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है। ये मेरा कोई उपकरण है और इसका ये क्या है, आपका फ्रेम, ये आपका क्या है, फ्रेम है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम फ्रेम, लेकिन ध्यान रखें वह फ्रेम भी मेरा क्या होना चाहिए, मेटालिक पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा फ्रेम मेटल का होना चाहिए, धात्विक भाग का होना चाहिए। और जब ये धात्विक भाग का है तो धातु के साथ ही हम लोग अर्थ का अरेंजमेंट करते हैं और इसको अर्थ से जोड़ने का साहब हम काम करते हैं। और जब अर्थ से जोड़ने का काम करते हैं तो मेरी फ्रेम के साथ साथ मेरा पूरा सिस्टम सेफ हो जाता है, और लीकेज करंट जो फ्रेम के करस्पॉन्डिंग हो रही हैं वो धड़ल्ले से कहाँ चली जाती हैं, पृथ्वी में चली जाती हैं। तो हम लोग क्या जवाब दें साहब, और ये वायर कभी भी मेरा इंसुलेटेड नहीं होता है, यह बेयर होता है, नंगा होता है, समझ गए, यानी बिना इंसुलेशन का होता है। तो मेरा जवाब हो जाएगा साथियों, ग्राउंड वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से चलती है, क्योंकि यह जानते हैं हम ns बराबर 120 F/p हमारी क्या है, मान है साथियों। सिंक्रोनस गति की फिक्स मान है और ये फिक्स मान पर ही चलती है। इस मान में अगर उतार चढ़ाव हो, मतलब लोड में उतार चढ़ाव हो, घटे बढ़े, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सदैव एक समान स्पीड ns पर चलती ही रहती हैं। बस यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि डैश के बीच इंटरलॉकिंग हो जाती हैं, तो मेरा स्टेटर और रोटर की जो फील्ड है उस दोनों के बीच इंटरलॉकिंग हो जाती हैं। स्टेटर का फील्ड 3 फेज का सप्लाई देने पर सदैव सिंक्रोनस गति पर चलता है, और मेरे रोटर का फील्ड भी जब उसके साथ अटैच हो जाता है तो दोनों मैग्नेटिकली लॉक होने के कारण दोनों आपको एक समान गति से चलने लगता है। आप कितना भी कोशिश करिए इसकी गति को बदल आप नहीं सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग किसके बीच हो रहा है, स्टेटर और रोटर के फील्ड के बीच हो रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कह रहा है कि अचर हानि कांस्टेंट लॉस किसके माध्यम से तय की जाती हैं, यानी कौन सी होती हैं। तो हमारी जो आपकी फिक्स लॉस है वह फिक्स लॉस आपका है आयरन लॉस, जिसका नाम है हिस्टेरेसिस प्लस एडी का जो सम है। यह लॉस जब भी ज्ञात किया जाएगा, यह नो लोड टेस्ट से ही ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो है नो लोड टेस्ट, जो कि आपका ओपन सर्किट टेस्ट हमारे ट्रांसफर के सापेक्ष है, दोनों सिमिलर है, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, आयरन लॉस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। मेरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के माध्यम से हम कॉपर लॉस को ज्ञात करने का काम करते हैं। एक सीसा एसिड बैटरी को हाई करंट से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है तो कौन सी घटना घटती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कोशिश कीजिएगा। जब सीसा एसिड बैटरी को आप लगातार उच्च करंट से चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो आपका बकलिंग होना शुरू हो जाएगा। ये बकलिंग है साथियों, मेरी जो प्लेटें यूज हो रही हैं, ठीक है ना, आपकी सेल में जो प्लेटें यूज हो रही है वह प्लेट का टेढ़ा हो जाना। क्या होना, प्लेट का टेढ़ा होना। ये समस्या मेरी बार बार क्या करना, तेजी से चार्ज और तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत हाई करंट दे रहे हैं और बहुत हाई करंट ले भी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका क्या होगा, हमारी प्लेटें टेढ़ी होगी, बकलिंग होगा। नॉट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये सी तो सेटलिंग है, सेडिमेंटेशन है, या नीचे पेंदी में गंदगी का, काई का, गाद का जमना है साथियों, जो कि आगे जाके शॉर्ट सर्किटिंग करा देगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी। साथियों यही वो टेस्ट है जिसका हम डिस्कशन आपसे करवा रहे हैं। सेशन 1 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर यह मिलेगी, और ये बुक है 26 सेट का, जिसमें 6 प्रीवियस ईयर के टेस्ट का जो ओरिजिनल एग्जाम रेलवे ने पूछा था उसके प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन कराया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन है बाइलिंगुअल क्वेश्चन के साथ। बाकी 20 सेट प्रैक्टिस के लिए आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन के साथ दिया गया है। ये किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप इसके माध्यम से अपने आप को एक बेहतरीन मजबूती देने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 फेज वाली सप्लाई में न्यूट्रल पॉइंट डैश में नहीं होती हैं। तो न्यूट्रल कहाँ नहीं होती हैं साहब, मेरे डेल्टा में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। डेल्टा में सारा का सारा परिपथ क्या होता है, बंद होता है, या न्यूट्रल की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मेरे डेल्टा में VPH और आपका क्या होता है, VL समान होता है। समझे कि नहीं, क्या होता है, फेज और लाइन का वोल्टेज आपस में समान होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरी लाइन करंट √3 टाइम्स आपके फेज करंट की होती है। मेरी फेज करंट आपका लाइन बटे √3 हो जाती है। ये मेरा रिलेशन होता है आपके डेल्टा में। स्टार में आइएगा तो उल्टा हो जाएगा, स्टार में आइएगा तो क्या मामला हो जाएगा, मेरा VL बराबर √3 VPH हो जाएगा। VPH बराबर VL बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर IPH और IL आपस में क्या होंगे, समान हो जाएंगे। ये स्थिति हमारी बनती है, इसीलिए हम C के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला, ये उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है
जिसमें कॉमन लैमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी, एक से अधिक सेकेंडरी होती है। यानी मेरा कोर है कॉमन, एक से ज्यादा प्राइमरी, एक से ज्यादा क्या कर दिए सेकेंडरी, तो मल्टी कोर हो, मल्टी वाइंडिंग हो गया, बहुत सारी क्या हो गई साहब, वाइंडिंग हो गई। तो इसको हम लोग मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी ढेर सारी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं मेरा लीकेज क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा रिफ्लेक्शन फैक्टर मेरा इल्यूमिनेशन में क्या है। साथियों मेरा जो रिफ्लेक्शन फैक्टर इल्यूमिनेशन में है जल्दी बता दीजिए वह क्या होती है साहब, रिफ्लेक्टेड रे अब बटे आपकी क्या होती है, इंसिडेंट रे, यानी आपका परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश हो जाता है। इसका मान आप सदैव याद रखना, मेरी रिफ्लेक्शन फैक्टर, इसका मान RF का मान सदैव क्या होता है, लेस देन 1 हो जाता है। क्या होता है जी, लेस देन 1 हो जाता है। मतलब परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश का रेशियो होती हैं, और ये आपकी क्या हो जाती हैं, 1 से सदैव कम होती हैं। तो मैं यहाँ क्या जवाब दे दूं, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये अवशोषित नहीं, अवशोषित अलग होता है, अवशोषित मेरे सतह पर अवशोषित हो रहा है। कह रहा सैडेड पोल मोटर में हम पोल में क्या करते हैं, ऐसे कटिंग करके यहाँ सैडिंग कॉइल लगाते हैं, जो कि आपका क्या होता है, हमारे कॉपर का क्या होता है, मेरे कॉपर की यहाँ पर तार जो है मेरी लपेटी जाती है, क्या होती है, कॉपर की तार यहाँ पर क्या होती है, बांधी जाती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट करवाता है। परिणाम होता है कि इसी के कारण हमारी स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो पाती हैं। और आप ध्यान रखिएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेरे फील्ड को साहब एडजस्ट करने का काम करता है। तो यूं समझें तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कराने में यह बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके वजह से हमारी यह मशीन जो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है वो सेल्फ स्टार्ट होने का काम करती है। हालांकि इसकी दक्षता बहुत कम है, इसकी क्षमता भी, टॉर्क भी बहुत कम है। मात्र आपका क्या होता है, 5 से लेकर के 35% तक, कहाँ तक साहब, 5 से 35% तक इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी साथियों होती है। ऑप्शन नंबर ए। जिस क्रम में वोल्टेज अपने मैक्सिमम वोल्टेज को प्राप्त करता है, जिस क्रम में वोल्टेज अपने धनात्मक मैक्सिमम मान को अचीव करता है, समझ गए, वही मेरी क्या कहलाती हैं, फेज सीक्वेंस कहलाती हैं। वही मेरी क्या कहलाती हैं, फेज सीक्वेंस कहलाती हैं। पहले R मिला, फिर Y मिला, फिर B मिला, जो जैसे क्रमागत तरीके से मिला उसी आधार पर उसका नामकरण कर दिए, मेरा हो जाएगा फेज अनुक्रम। और भारत का फेज अनुक्रम जो धनात्मक अनुक्रम है वह RYB है। क्या है जी, RYB है। कौन सी युक्ति भूदोष से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, तो अर्थफॉल से बचाने का काम सबको याद है, ELCB करती है, मिली एम्पियर में इसकी रेटिंग हुआ करती है। पूरा नाम इसका क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है इसका, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बिजली के किस संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग होता है, तो दोस्तों देख लीजिए हमारे पास क्या है, रिजर्वायर है जहां हमने पानी को नदी से लाके जमा किया है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पानी यहां जमा है। यहां से इस पेन स्टॉक के माध्यम से पानी को हम नीचे लाते हैं और निचले सतह पर मेरा टरबाइन है उस पर गिराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं। जब इस पे पानी टकराती है तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, फिर टरबाइन घूमता है और टरबाइन के बाद फिर उधर क्या कनेक्टेड है हमारा आपका अल्टरनेटर, जहां से हमको बिजली प्राप्त होती है। अब अगर मेरी पानी का बहाव बहुत तेज है, मेरी पेन स्टॉक पर भी और मेरे टरबाइन पर भी असर पड़ जाएगा। इन सब से बचने के लिए जो कि घटना हमारी वाटर हैमरिंग कहलाती है,
यानी अचानक से पानी का दबाव बढ़ने के बाद जब चीजें हमारी डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट। उस प्रभाव से बचने के लिए हम यहाँ एक टैंक बनाते हैं, सर्ज टैंक, जिस टैंक में अगर बहाव ज्यादा है तो पानी अंदर जाके एडजस्ट कर लेता है, उतना दबाव वहां नहीं पड़ता है। और अगर आपकी पानी हमारी कम हो गई है, प्रेशर घट रहा है, तो हम यहां से पानी को फिर छोड़ने का काम करते हैं। यानी स्पष्ट है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से हमको क्या करता है, सुरक्षा देता है। क्या करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से सुरक्षा देता है। और यह आपका सिर्फ और सिर्फ जल विद्युत प्रणाली में क्या होता है साहब, प्रयोग किया जाता है। तो क्या जवाब दीजिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किया जाता है। आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता किस प्रकार की होनी चाहिए? आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता जो होनी चाहिए साहब, वह ड्रूपिंग नेचर की होनी चाहिए, राइजिंग नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वह आपका ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। यानी मेरे वोल्टेज का मान अगर घटे तो करंट मेरा बढ़े, वोल्टेज का मान घट रहा है, करंट मेरी बढ़ रही है। याद रखिएगा साहब, वोल्टेज घटता जाएगा, करंट बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे आर्क वेल्डिंग के लिए करंट का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हमें यहां पर क्या चाहिए, अधिक मात्रा में करंट की रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति डिग्री सेल्सियस होने वाला क्या है, परिवर्तन है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसी से तो हम लोग व्यक्त करते हैं ताप गुणांक को। और आप जानते हैं मेरा RT खास करके धात्विक कंडक्टर के लिए क्या होता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है ना। क्या होता है, 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारी क्या होती हैं, परिवर्तन, वही आपकी क्या कहलाती हैं, ताप गुणांक कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बंधन तोड़ने के लिए तो सिलिकॉन को कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ती है अपना सहसंयोजक बंधन तोड़ने के लिए? कोशिश कीजिए और जवाब देने का कष्ट कीजिए। विद्यार्थियों आपको बता दूं, सिलिकॉन को कम से कम 1.1 ईवी देना पड़ता है। अगर जर्मेनियम रहता तो उसके लिए 0.7 ईवी का क्या होता, मेरा ब्रेक होता। आपका वैलेंस और कोवैलेंस, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इसके बीच में 7 ईवी है, किसका, मेरे जर्मेनियम का। और यदि हम ऐसा यहाँ कर दें तो मेरे सिलिकॉन का कितना है, 1.1 ईवी है आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप। ठीक है, तो 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। ईवी जो है मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, क्या हो गया, एनर्जी का मात्रक होता है। डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक अस्थिर अवस्था में कैसा व्यवहार करेगा? तो जब आप डीसी से जोड़ दिए किसको, प्योर इंडक्टर को, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पर, 0 इंटू एल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा एक्सएल। जब एक्सएल 0 हो जाएगा तो मुझे बताइए साहब, रुकावट जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, धड़ल्ले से सारी करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब धड़ल्ले से सारी करंट जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगा, तो मेरा परिपथ क्या होगा, शॉर्ट तो हो ही जाएगा, गारंटी की चीज़ है। निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन जो होता है उसका एक छोटा सा सूत्र है, P बराबर होता है 1/2, आपको मैं बता दूं, KCP रो है ना, AB का Q। यहाँ भी मेरी क्या है, आपकी हवा की गति है। क्या है साहब, ये भी मेरे स्पीड ऑफ एयर है। भी मेरा क्या है, स्पीड ऑफ एयर है, हवा की गति है। ठीक है, विंड स्पीड आप कह सकते हैं। रो मेरा एयर डेंसिटी है, रो मेरा क्या है साहब, एयर डेंसिटी है। ठीक है, मेरा जो ए है साथियों, वे रोटर का शाफ्ट एरिया है। ठीक है, रो ए क्या है,
रोटर शाफ्ट एरिया है, जितना ब्लेड आपका है रोटर शाफ्ट एरिया है। ठीक है, सीपी के बारे में बताइए, ये क्या है साहब? मेरा सीपी है मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट। यह क्या है मेरा? मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट। सीपी मेरा क्या है? मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट है। आगे बढ़िए सरकार, आपके पास क्या है अब? के, तो के मेरा एक कांस्टेंट है। के मेरा क्या है? एक कांस्टेंट है। यहां से क्या रिलेशन आप देख रहे हैं? मेरी पी कहीं ना कहीं भी के क्यू का क्या है? समानुपाती है। तो यानी स्पष्ट है हवा की गति के घन का क्या होता है? आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में I5 का मान क्या होगा? तो देख लीजिए साहब, यहां पर हम क्या लगाएंगे? KCL का यूज करेंगे। समेशन ऑफ करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो रहा है? इनकमिंग में आपकी 3 है, फिर आपका ये 2 है, फिर आपका 10 है, आउटगोइंग में -4 है, -I5 है बराबर 0 है। तो 5 10 15 -4 -I5 बराबर 0। तो 15 में से 4 चला गया, कितना? 11 माइनस I5 0। यहां से I5 बराबर आपका क्या हो गया? 11 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, केबल के विद्युत रोधक सामग्री में क्या गुण होनी चाहिए? केबल का जो भी विद्युत रोधक सामग्री होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना के बराबर हो, परावैद्युत सामर्थ्य बहुत जबरदस्त हो, तभी वह बेहतर पदार्थ माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें कह रहा है अति अवरोधकता हो, दैट मीन्स इसका इंसुलेशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ये तीनों बातें सरकार सही हैं, हम ऑप्शन नंबर डी लें। साथ ही साथ यदि ऐसा भी रहता यांत्रिक मजबूती, तो वह भी हम समझ रहे हैं क्या होनी चाहिए? बेहतरीन होनी चाहिए, और होगा भी। फिल्टर सर्किट में इंडक्टर क्या कर रहा है? देखिए हमारे फिल्टर सर्किट में जो इंडक्टर लगा है, जब आप एसी उसको दे रहे हैं तो एसी देने के बाद क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेट कर रहा है, आराम से चल रहा है। लेकिन यदि हम इसको डीसी दे दें तो डीसी में मेरी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। एक्सएल बराबर 2πfl होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2πfl जब हो रहा है तो यहां से आप देखिए डीसी में f का मान 0, बाकी टोटले टर्म 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एक्सएल मेरा 0 हो जाता है, सर्किट को साहब धारा को रोकने वाले अवयव ही मेरे शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में मेरा कोई भी क्या होता है? रुकावट डीसी को नहीं मिलता, एसी में रुकावट मिलती है। तो यानी यह जो है डीसी को पास करा देता है, एसी को रोक देता है। तो क्या जवाब दीजिएगा? एसी डीसी, एसी को ब्लॉक और डीसी को पास कराने के लिए, एसी को रोकने के लिए, डीसी को पास कराने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग साहब? इंडक्टर का यूज करते हैं फिल्टर के रूप में। सुरक्षित उपयोग के लिए पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पेपर से जो इंसुलेटिंग पदार्थ बने हैं उसका अधिकतम कार्यकारी तापमान कितना हो सकता है? तो 90 डिग्री सेल्सियस तक 20 तक जा सकता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कहिए क्यों? 90 तक जाने के पीछे का कारण क्या है वह भी मैं बता देता हूं। क्योंकि ये वाय श्रेणी का पदार्थ है। क्या है? हमने ताप सहने की क्षमता के अनुसार कई भागों में पदार्थों को बांटा था। वाय श्रेणी का न्यूनतम क्षमता 90 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका कागज है, सूत है, रेशम है, क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है साहब? कागज है, सूत है, आपका रेशम है ना? ये सब में जो है आपकी तापमान की सहन शक्ति को हम लोग जो क्लासिफाई किए हैं उन सभी पदार्थों में वह कितना तक किए हैं? 90 तक किए हैं। आपको याद है ना, ए श्रेणी रहेगा तो कितना?
ए श्रेणी रहेगा तो याद रख लीजिएगा 105 डिग्री तक सह सकता है, ठीक है। आपका ई श्रेणी रहेगा तो कितना तक सह सकता है, 120 डिग्री तक सह सकता है, ठीक है। किसमें, ई श्रेणी में। ई के बाद बताइए साहब मेरा एफ रहेगा तो 155, एफ रहेगा तो 155, ठीक है। आपका एच रहेगा तो 180, एच रहेगा तो 180 तक जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कितना तक चले गए, ध्यान रखिएगा सरकार, कितना तक चले गए, आपका ए है 105 तक, ठीक है। बी एफ एच सी होता है, ध्यान रखिएगा। तो मेरा क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, साधारण पुल 11 के भी एचटी वाले सिरोपरी लाइन के ग्रहण पर कौन से प्रकार का विद्युत रोधी, तो 11 के भी का मेरा सिरोपरी लाइन है, उसके लिए हम कौन सा विद्युत रोधी लेंगे जी, फटाफट बताइएगा। आपका 11 के भी है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला आपका है, हम लोग 33 के भी तक किसका यूज करते हैं, हम लोग 33 के भी तक यूज करते हैं साहब जी पिन टाइप के इंसुलेटर का, किसका यूज करते हैं, पिन इंसुलेटर का। आपको बताकर बहुत अच्छा लगेगा कि पिन का तो हम 33 तक यूज करते हैं, लेकिन यही पिन का प्रयोग हम 11 में करते हैं। और यह नॉर्मल जो मेरी लाइन खींची जा रही है उसके ऊपर सपोर्ट को अर्थ के साथ कनेक्शन बनने से रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा पिन टाइप का इंसुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन तो रहता ही है 765 तक, है कि नहीं है। किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीन में नहीं किया जाता है, तो साहब जी डीसी मशीन में लैप करते हैं, यहाँ पर पैरेलल पाथ पी के बराबर होता है, वोल्टेज कम और करंट हमको ज्यादा मिलती है। डुप्लेक्स लैप उसी का पार्ट है, डबल सेक्शन हो गया, यानी डुप्लेक्स लैप में आपका जो पैरेलल पाथ है वो 2 × पी के क्या होता है, बराबर हो जाता है, समझे कि नहीं, क्या होता है, दोगुना हमारे पोल के। वेब में आप जानते हैं यह भी यूज करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज उच्च और करंट आपकी निम्न मिलती है, यह हमारी क्या है, वेव वाइंडिंग। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, वेव वाइंडिंग का भी हम यूज कर रहे हैं, इसमें आपका पैरेलल पाथ हमेशा कम होता है, 2 के ही बराबर होता है। तो ग्रेमे रिंग वाइंडिंग का प्रयोग अब क्या हो गया, बंद हो गया। मेरा उत्तर क्या है, इसका सी है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं कर सकते, तो नहीं का मतलब क्या है, ग्रेमे रिंग का नहीं कर सकते यूज। अल्टरनेटर में, कन्वर्टर में एसी को डीसी में डैश बदलता है, कन्वर्टर में एसी को डीसी में कौन बदलता है, खटाखट बोलिएगा विद्यार्थी जी। हमारा एमजी सेट बदलता है, मोटर जनरेटर, यानी मोटर के रूप में हमने किसको ले लिया, सिंक्रोनस मोटर को ले लिया, 3 फेज, क्या ले लिया, सिंक्रोनस मोटर को ले लिया, ठीक है। अब यह सिंक्रोनस मोटर जो हमारी हैं, ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से जो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिली वह कपल करके हम किसको दे दिए, वह कपल करके हम दे दिए साहब, और फिर किसको दे दिए, तो डीसी जनरेटर को दे दिए, डीसी जनरेटर को दे दिए। अब मेरा जो डीसी जनरेटर है, इस मैकेनिकल कपलिंग की वजह से आपका क्या होता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। यह जनरेटर का मेरा आर्मेचर रोटेट करना शुरू करता है और फिर अस्थिर कंडक्टर को काटता है, वापस हमको यहाँ से क्या मिलने लग जाती हैं, डीसी मिल जाती हैं। ये मेरा तरीका होता है, यानी आप यहाँ कर क्या रहे हैं, सिंक्रोनस को जोड़ा है किससे, डीसी जनरेटर से कपल किया है, देन आउटपुट हमको डीसी मिल रही है। तो ये मेरा है क्या, एमजी सेट है, मोटर जनरेटर सेट है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अमीटर बाईपास धारिता इसलिए प्रयोग की जाती है ताकि एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का रास्ता क्या किया जा सके, प्रदान किया जा सके। बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस होगी तो हमारे सिग्नल के प्रवर्धन में, हमारे सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। आप जानते हैं मेरा ट्रांसफार्मर, मेरा ट्रांजिस्टर क्या करता है, वीक सिग्नल को साथियों स्ट्रॉन्ग या हाई बैंडविड्थ के सिग्नल में बदलने का काम करता है। क्या करता है,
आपको सिग्नल में बदलने का काम करता है। वीक सिग्नल को किसमें बदलता है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। इसीलिए हम कौन सा लेंगे? डी लेंगे। जब आपने कम रिएक्टेंस का पथ आप दीजिएगा तब ना सब आपका तेजी से जाएगा जी। वीक सिग्नल को हाई दीजिएगा और आपका रिएक्टेंस घटेगा। रिएक्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो रुकेगा ना सिग्नल, तो इसीलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। फ्रीक्वेंसी का है कंट्रोल करेगा विद्यार्थी जी। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का काम मेरे एम्पलीफायर का नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का काम फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का है, समझे कि नहीं? यह नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो सिंक्रोनस मोटर अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर के किसी भी पोजीशन पर, किसी भी कोणीय पोजीशन पर क्या करती है साहब? ध्यान रखिएगा, विकसित करने का काम करती है। तो यहां पर मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम लोग उसको लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। यही वह टॉर्क है जो टॉर्क अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज पर मेरे सिंक्रोनस मोटर में उपस्थित होती है। और इसी के कारण किस अवस्था पर गति करती हैं साथियों? तो इसी के कारण यह सिंक्रोनस गति पर फिक्स स्पीड पर चलती हैं। डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंडक्शन मोटर का रोटर रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही चलता है। तो कौन चीज को पूरा करने, किसको सस्टेन करने के लिए? लेंज लॉ को सस्टेन करने के लिए, जो कि किस पर आधारित है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर क्या है साहब? आधारित है। इसको एडजस्ट करने के लिए ही जिस दिशा में मेरे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है उसी में यह भी चलने का काम करती है साथियों। और ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। कह रहा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपका 50 से लेके 80 किलोमीटर तक का रेंज होता है और 20 केवी की वोल्टेज यहां से होकर जा सकती है, ट्रांसमिट हम कर सकते हैं मात्र। तो इसके लिए किस टाइप का रिले? तो जीवन भर याद रख लेना और हमेशा के लिए याद रख लेना साथियों, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए कौन सा? मेरा रिएक्टेंस रिले। शॉर्ट के लिए कौन सा? रिएक्टेंस रिले। ठीक है, जवाब क्या होगा? शॉर्ट के लिए रिएक्टेंस रिले। मीडियम के लिए इंपीडेंस रिले। मीडियम के लिए कौन सा? इंपीडेंस रिले। किसके लिए? मीडियम के लिए। ठीक है, और हाई ट्रांसमिशन के लिए आपका महो रिले। हाई के लिए कौन सा रिले? महो रिले। यही तीन है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका यूज करते हैं। लॉन्ग महो, मीडियम के लिए आपका इंपीडेंस रिले और रिएक्टेंस रिले किसके लिए? शॉर्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर तो सब लोगों को मालूम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपने अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेटिंग कंडक्टर को सेटलमेंट किया तो ये घूमता हुआ कंडक्टर मेरे उस अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और ईएमएफ उत्पन्न होती है। ईएमएफ सदैव एसी में ही होती है। इसको डीसी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो डीसी में बदलने के लिए साहब हम यूज करते हैं किस चीज का? कम्यूटेटर का। किसका यूज करते हैं? कम्यूटेटर का। ठीक है, चलिए साहब, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक तप्त तार अमीटर के लिए निम्नलिखित में कौन सी बातें सही हैं? तो तप्त तार अमीटर जो होता है वो धारा मापन करता है कैसे? थर्मल इफेक्ट पे करता है। इसका जो डिफ्लेक्शन है वह मेरी टीडी, यह क्या होती है? आई स्क्वायर के क्या होती है? समानुपाती होती है। और तो और यह जो मापता है साहब करंट को, वह करंट मेरी क्या होती है? आरएमएस करंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है? थर्मल इफेक्ट पे काम करता है, बिल्कुल सही है। आई स्क्वायर के समानुपाती इसकी डिफ्लेक्शन होती है। आरएमएस में करंट को मापता है, बिल्कुल सही है। दिया गया सभी विवरण आपका क्या है? सही है। तो हम लोग आज के डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। फिर कल आपकी सेवा में 75 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जीतो और मेहनत करिए और मन से पढ़िए।
एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट हो या इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब के माध्यम से भी हम आरएमएस वैल्यू मापते हैं। इंडक्शन टाइप का जो है वह सिर्फ और सिर्फ एसी को ही मापने का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए विद्यार्थियों? बहुत बहुत धन्यवाद।